तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। इसमें आज हम लोग स्पेक्ट्रम के डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में, ये इमिशन जो होता है वो रेगुलर इमिशन किसे कहते हैं, इरेगुलर इमिशन क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग एक एक करके कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर देखिए तो सबसे पहला चीज हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, कहते हैं कि जब भी सनलाइट जो होता है, जो सन से आने वाले लाइट्स हैं, अगर उसको हम प्रिज्म से अगर पास कराते हैं तो क्या करता है, वो अलग अलग कलर में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग कॉमनली रेनबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वह अलग अलग कलर में चेंज कर जाता है, मतलब वो अलग अलग कलरों में स्प्लिट कर जाता है। वो जो कलर होते हैं, जो जनरली इसको हम लोग कहते हैं विवग्योर, जो हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बैनिया पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये कहता है कि 7 भागों में ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो जो मतलब कि जो ये ब्रेक करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास है, जो लाइट सनलाइट होता है, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में काम करता है। और जैसे ही ये क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद से ये जब लाइट एंट्री करता है एक मीडियम में, मान लो कि अगर वैक्यूम में ही चल रहा है, अगर वो प्रिज्म से होकर अगर पास करता है, तो प्रिज्म से पास करने के बाद क्या करता है, ऐसी स्थिति में वो लाइट से ही प्रिज्म से होकर पास करता है, तो वह अलग अलग खंडों में स्प्लिट कर जाता है, मतलब वो कलर अलग अलग बैंड में स्प्लिट कर जाता है। तो कहते हैं कि स्प्लिट करने की यही प्रक्रिया जो होती है, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन द 7 पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, और जो एक कलर की सीरीज प्राप्त होती है, जो मान लीजिए कि व्हाइट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर, बैगनी, व्हाइट नहीं, बैगनी, ग्रीन, येलो, ये जो कलर मिलता है, इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो बैंड मिला, जो 7 कलर का बैंड मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो क्या कर सकते हैं कि when the light is passes through the prism, the light break in the seven parts, या उसमें क्या करता है, 7 भागों में बढ़ जाता है on the basis of color। तो इससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, dispersion of light, the splitting of light is called dispersion of light। ठीक है, और जब लाइट क्या करता है, जब वो स्प्लिट होता है, तो उसके बाद क्या करता है, 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम तैयार करता है, एक प्रिज्म तैयार करता है, 7 कलर का एक फिल्म तैयार करता है। वो फिल्म को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि चूंकि जब भी अब एमिशन होता है, लाइट जब कंटिन्यूअस होता है, तो वो बिना किसी गैप का फटाफट क्या करते हैं, बैक टू बाइक इमिशन होता है। कभी ऐसा तो होता नहीं है कि सनलाइट अगर आता है तो वो प्रिज्म से होकर पास करेगा, थोड़ी देर के बाद प्रिज्म से रुक जाएगा, कहेगा रुको, प्रिज्म बोलेगा रुक जा, थोड़ी देर के बाद एक चला गया, उसके बाद आना, ऐसा तो होता नहीं है। वो प्रिज्म से लाइट जो होता है लगातार पास करता रहता है। तो इस तरह के जो एमिशन होता है या जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले चीज सीख लेंगे स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो काम करिए, हेडिंग डालिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लिखना इसमें शुरू करिए। लिखिए, when the white light from the sun passes through a prism, it split up into a series of color bonds popularly known as rainbow, that is, आप लिख लेना विवग्योर, 7 कलर का नाम लिख लेना। ठीक है, thus the sunlight thus उसके नीचे लिखिए ऐसा लिखो, the sunlight consists of collection of electromagnetic wave, with varying
with varying wavelengths, with varies wavelengths। आगे लिखिए, the function of prism is to bend the light of different wavelengths to different extent। The splitting of light into the seven color, the splitting of light into the seven color is known as dispersion of light, and the series of color band is known as a spectrum, is known as a spectrum। नीचे लिखिए, in this spectrum there exists continuity of colors, which mean the one color merge into another color without any gap, and such a spectrum is called continuous spectrum। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं, कह रहा है कि जो हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है ये आगे चलकर दो भागों में डिवाइड होता है। तो लिखिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉल इनटू टू टाइप्स। इसमें सबसे पहला इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है इमिशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। तो दूसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन इमेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो दो तरह के एब्जॉर्प्शन होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कह रहा है कि जब लाइट इस किसी स्पेक्ट्रम के थ्रू जब पास कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जब रेडिएशन हमारे पास एब्जॉर्ब होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से उसको हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि एक बैंड मिलता है, या तो लाइट बैंड मिलता है तो डार्क बैंड मिलता है, ठीक है। तो वो जो बैंड मिलता है हमेशा एज ए कंटिन्यूअस बैंड के रूप में मिलता है। तो आप एक काम इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, एमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन इमिटेड कैन be analyzed by using the spectroscope, एग्जाम्पल में लिखिए, when the gaseous vapor of chemical substance are heated by electric spark light is by electric spark emitted light, या light is emitted, this light is depend upon this light is depend upon substance which is being investigated। जैसे में आपको एग्जांपल देते हैं, कभी आप स्पार्किंग, जो भी हमारे पास स्पार्किंग कराते हैं तो स्पार्किंग कराने के बाद एक पार्टिकुलर लाइट इसमें से एमिट होता है। जैसे में अगर आपको सोडियम या सोडियम क्लोराइड होगी, ठीक है, तो जब सोडियम या सोडियम क्लोराइड पे जब स्पार्किंग कराते हैं तो वहां से एक पार्टिकुलर ब्लू कलर निकलता है, ठीक है। तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जब हमारे पास सोडियम होता है या सोडियम क्लोराइड होता है, जब उसमें सब क्या करते हैं, स्पार्किंग कराते हैं तो वहां से एक पार्टिकुलर हमको कलर मिलता है। जो सोडियम
या सोडियम सॉल्ट हो, सोडियम सॉल्ट का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड होता है, तो यहां से स्पार्किंग करने पर ब्लू कलर का हमको वहां से ब्लू कलर की लाइट इमिट होती है। ठीक है, अगर यही चीज अगर दूसरा कलर ले ले, मान लीजिए कि हमारे पास अगर पोटेशियम ले ले, ठीक है, तो हमारे पास अगर पोटेशियम लेते हैं यहां पर, अगर पोटेशियम या पोटेशियम सॉल्ट ले ले, ये जो होता है वह येलो कलर की स्पार्किंग देता है। तो इस तरह से सबस्टांस बाय सबस्टांस जो होता है वह स्पार्किंग की पैटर्न, स्पार्किंग वाला जो कलर होता है वह क्या करता है, इंटरचेंज करता है, मतलब चेंज करता रहता है। जरूरी नहीं होता है कि हर कंडीशन में जो हो ब्लू कलर का स्पार्क दे, और ये जरूरी नहीं होता है कि हर कलर में हो येलो कलर का स्पार्किंग दे। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि स्पार्किंग जो पैटर्न होता है वो लगातार क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज बात यह होती है कि चूंकि कलर बाई हर जब कलर चेंज होता है तो ऐसे कंडीशन में कलर किसी भी मॉलिक्यूल्स का कब चेंज होगा, जब उसका वेवलेंथ चेंज होगा। गौर समझिएगा, अगर हमारे पास केवल एक कलर अगर मिलता आपको दिखाई देता है, इसका मतलब कि उस पर पास करने वाले लाइट की वेवलेंथ क्या है, एक जैसी है। लेकिन जब बार बार अगर वो कलर चेंज करता है, इसका मतलब कि लाइट का वेवलेंथ क्या कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हर वेवलेंथ पर वेवलेंथ बदलने के साथ ही कलर चेंज होता है। जैसे में 424 400 करीब वेवलेंथ होता है तो ब्लू कलर होता है, 700 करीब वेवलेंथ जाता है तो रेड कलर का हो जाता है। तो जो भी वेवलेंथ क्या होता है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वेवलेंथ में परिवर्तन होने से क्या होगा, कलर की अपीयरेंस जो होगी वो अलग अलग से होगी। तो अगर कोई भी सोल्यूशन को अगर है डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आप यूज करते हैं, या एक सोल्यूशन है अगर उसका वेवलेंथ चेंज करते रहते हैं, अगर उसका वेवलेंथ चेंज होगा तो इस तरह से क्या होगा, कलर बदलेंगे। अगर बार बार कलर चेंज होते हैं तो उस प्रकार जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम मिलेगा। गौर समझिएगा, अगर लाइट इमिट करते हैं और वो प्रिज्म से पास होने के बाद हमेशा एक ही कलर का बैंड हमको मिलता है, अगर वो रेड है तो हमेशा रेड ही कलर का बैंड मिलता है, तो इस तरह के विदाउट एनी गैप जब पास कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब लाइट पास कराते हैं और प्रिज्म से पास कराने के बाद हमें बैंड मिलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का बैंड मिलता है, वो एक कलर का बैंड नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जब हमारे पास क्योंकि वेवलेंथ चेंज होने के चलते उसका बैंड क्या होता है, चेंज करता जाता है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब क्या हुआ, इसको आप डायग्राम से समझिए कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक डिस्चार्जिंग ट्यूब है जहां पर इलेक्ट्रोड लगाया गया है, यह मान लीजिए कि हमारे पास एक डिस्चार्जिंग ट्यूब है, ठीक है, एक प्लेट इसकी पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव डिस्चार्जिंग ट्यूब है जहां से हम लाइट को इमिट कर रहे हैं। ठीक है, जब इससे हम अगर स्लिट के जब यहां से लाइट इमिट होता है तो स्लिट के थ्रू बाहर निकलता है, ये स्लिट है। ठीक, जैसे ही ये इमर्जिंग या इसको लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग ट्यूब, इससे क्या नाम देते हैं हम लोग, डिस्चार्जिंग ट्यूब। जब ये स्लिट के माध्यम से जब पास करता है तो क्या करता है, जब ये आकर जब ये प्रिज्म से होकर जब पास करता है, ठीक है, तो जैसे ये प्रिज्म से होकर जाता है, आने के बाद ये क्या करता है, अपने, क्योंकि आपको पता ही है कि जब आएगा तो इस स्थिति में क्या करेगा, अपने एक्सिस से जब बाहर निकलता है तो ये बैंड होता है और यहां से ये 7 कलर देगा। ठीक है, अब जो यहां पे 7 कलर मिलेगा, इससे हम लोग कहेंगे, इस पर जो बैंड बनेगा इसको लोग कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। जिस पर जाकर ये बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन पर निर्माण हो, आप इसके काम करो स्क्रीन नाम दे दो, स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। अगर जो स्क्रीन हमको मिला, अभी जो स्क्रीन पर अगर कलर मिलता है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अलग अलग कलर मिले, मान लीजिए कि यहां पर वायलेट मिलता है, यहां पर आपका मान लीजिए कि रेड क्या कहते हैं ब्लू मिल गया, या यहां पर आपका रेड मिल गया, तो इस तरह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब समझो, तो जो हमारे पास इस तरह से अलग अलग क्या होता है, कलर के स्पेक्ट्रम मिलते हैं।
तो अगर हमारे पास सेम कलर का मिलता है तो सब लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का मिलता है तो उसको लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब होगा? जब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी। आपको पता है कि हर कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज होती है। अब ब्लू कलर है, रेड कलर है, व्हाइट ग्रीन कलर है, बैगनी कलर है, हर कलर में क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो निर्माण होता है, इसी लाइन स्पेक्ट्रम को आगे चलकर हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब हमारे किसी भी स्पेसीज का क्या होता है, लगातार फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगता है, और फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद जो जिस फ्रीक्वेंसी के नॉर्मल रेंज पर आके क्या करता है, वहां पर एक बैंड का निर्माण होता है, और बैंड जो होता है वो पार्टिकुलर कलर के साथ बैंड बनता है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब सोचो, तो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट्स के पास अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ध्यान रखेंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स के पास एक क्या होती है? एक यूनिक स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जो हर, मान लीजिए कि जितने भी हमारे पास पार्टिकुलर और दे दिया जाए, वो किसी तरह की एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, स्कंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, जो भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के पास अपनी फिक्स स्पेक्ट्रम क्वालिटी, मतलब कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जहां पर वो क्या करता है? लाइट इमिट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, भले उससे अब जब खास करके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं अधिकतर कलर प्रदर्शित शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर दूसरा कलर, आप दूसरा रिएक्टेंट अगर आप उसको मिला दोगे, तब वो जाकर क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। लेकिन फिर वो कोशिश करेगा कि जैसे सेपरेट होंगे तो पुराने कलर में वापस लौट कर आ जाए। तो कहते हैं कि उस तरह से हर एलिमेंट्स के पास अपने एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जो कि क्या करता है? अपने वो लाइट को इमिट करने की टेंडेंसी रखता है। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो लाइन अगर दे लिया जाए, सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू दे दो, जो वैल्यू हमारे पास, मान लीजिए कि अगर कोई ब्लू कलर का ही है, अगर वो 400 से लेकर 450 नैनोमीटर के रूप में अगर स्पेक्ट्रम अपना शो कर रहा है, ठीक है, या कोई एलिमेंट हो, तो ये मैटर नहीं करेगा कि सिर्फ वैक्यूम में ही ये कलर होगा। किसी भी मीडियम में रख दो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस मीडियम में जा रहा है, हर मीडियम में वो जो उसका कलर होगा वो सिमिलर होगा। कलर चेंज मैट का कहते हैं, ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, अगर सोडियम जो है अगर ब्लू कलर देता है, अगर सोडियम है, अगर वो स्पेक्ट्रम मान लीजिए कि 589 से लेकर या 5.89 टू 589.6 नैनोमीटर पे अगर ये कलर देता है, तो याद रखेंगे ये हर मीडियम में, ये कभी डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी मीडियम है, वो किसी भी मीडियम में, हर मीडियम में जो होगा वह सेम स्पेक्ट्रम देगा, सेम कलर देगा। आपको बताएं, मतलब कि ये तो बात वही हो गई ना, कि मतलब कि आप किसी भी कंडीशन में चेंज कर दो, कोई भी लेयर ला दो, कोई भी एरिया ला दो, वहां पे ग्लास लेकर आओ, वाटर लेकर आओ, वैक्यूम लेकर आओ, एयर लेकर आओ, कोई भी मीडियम लेकर आओ, हर मीडियम में इसकी कलर जो होती है वह फिक्स होती है। मतलब कि इतने नैनोमीटर के रेंज में अगर हमको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, तो वही सोडियम इस रेंज पर क्या करता है? वो ब्लू कलर देता है। तो जरा समझो, मतलब कि अगर उसका वेवलेंथ का चेंज होता है तो कलर चेंज होगा। तो एक फिक्स वेवलेंथ पर वो कोई भी मीडियम हो, इस बात को फिर गौर से समझना कि एक फिक्स वेवलेंथ पर या वेवलेंथ रेंज पर वो कोई भी मीडियम क्यों ना हो, वैसी स्थिति में इनकी कलर जो होगी एक जैसी होगी। जैसे में अगर कोई इंसान है, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वो किसी भी स्टेट में आप रख दो उसको, मतलब आप किसी भी देश के किसी भी कोने में रख दो, क्या उसकी फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगी? या बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर कंडीशन में क्या उसकी फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगी? नहीं होती है। इससे तो हमारे यहां आधार कार्ड बनता है, उसमें फिंगरप्रिंट ली जाती है, कभी फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होती है, और किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच भी नहीं करती है। तो आप इसी से कंपेयर करो, कहते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट्स के पास अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, मतलब कि उसी तरह से हर ह्यूमन के पास अपनी यूनिक फिंगरप्रिंट होती है। जिस तरह से एक पार्टिकुलर रेंज पर कभी भी इसका कलर चेंज नहीं हो सकता, वो मीडियम कोई भी हो,
अगर एक पार्टिकुलर, मान लो कि सोडियम के लिए अगर 589 टू 589.5 नैनोमीटर अगर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई भी मीडियम रखो, वहां पर कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि इसकी कलर इस रेंज में कोई भी मीडियम हो, कलर चेंज नहीं हो गया, तो इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। क्या नाम देते हैं? फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। क्यों फिंगरप्रिंट कहते हैं, या आप इसको कहते हैं कि फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में इस कोई भी एलिमेंट्स अगर एक जिस पार्टिकुलर रेंज पर, जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ पर क्या देता है, जो पार्टिकुलर कलर देता है, वो उस वेवलेंथ के रेंज पर किसी भी मीडियम में वो वही कलर देगा जो पहले मीडियम में दिया था। समझ में आई बात? तो कभी भी उसका क्या कहते हैं, चेंज नहीं होता है, उसकी टेंडेंसी कभी चेंज नहीं होती है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि ऐसे रीजन को जहां पर स्पेक्ट्रम क्या करता है, कभी भी अपना क्या करता है, चेंज नहीं करता है, तो उससे हम लोग क्या नहीं चेंज करता, अपना कलर नहीं चेंज करता है, जब पार्टिकुलर वेवलेंथ पर वो मीडियम कोई भी हो, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज, फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। अब देखो, तो कह रहे हैं कि एटम जो होता है वह इसके एक अच्छा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वह लाइट को क्या करता है, इमिशन करता है, और यह क्या करता है, केमिकल एनालिसिस या आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसका जनरली यूज करते हैं। खासकर आप देखे होंगे रुबिडियम एक अच्छा एलिमेंट है। इसी रुबिडियम का जो है रुबिडियम, सीजियम, इस सब का यूज करके यही एक लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम को ही या इस थ्योरी को ही अपनाकर रुबिडियम, सीजियम जैसे एलिमेंट्स की खोज की गई है। तो ये है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरी कंसेप्ट आता है एब्जॉर्प्शन। नाम ही से वो समझ में आ रहा है कि कहानी क्या है। दूसरा क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम ही काफी है, नाम ही क्या कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन, जैसे मतलब कि जब कोई लाइट, जब मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई लाइट सोर्स है, अगर वो पास कराते हैं, तो रेडिएशन जब पास कराते हैं तो पास होने के बाद क्या करेगा, वह किसी सॉल्यूशन से जब वो पास करता है तो वहां पे एक ऐसे समय आएगा जहां पर वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए कि अगर इसका कलर ग्रीन कलर दिख रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर में अगर दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, क्या वजह है कि ग्रीन कलर का दिख रहा है? अब ये मत कहना कि ग्रीन कलर का है तो दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहां पे लाइट आता है, आने के बाद इस पर टकराता है, और टकराने के बाद क्या होता है कि ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको रिपेल कर देता है। यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कि मतलब कि जो कंटिन्यूअस लाइट आता जा रहा है, और चूंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइट एक सेकंड के लिए आएगा उसके बाद ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा, साधारण तौर पर ऐसा नहीं होता है। मतलब कि लाइट इस पर कंटिन्यूअस रूप से इस पर आता जा रहा है, आने के बाद ये क्या कर रहा है, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से, और बाकी कलर को रिपेल कर दे रहा है। तो जिस कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को ही कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब एब्जॉर्ब करना। अगर हमारे ये मार्कर का कलर अगर आपको देख रहे होंगे, ये पेन का कलर यहां व्हाइट है, यहां पर ग्रीन रेड है, तो रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी कलर को रिपेल कर रहा है। ये व्हाइट कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी कलर को रिपेल कर दे रहा है। जब ये सभी कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पर जो होता है ब्लैक कलर का बैंड बनता है। इसलिए कहते हैं ना कि गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सनलाइट की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, धूप काफी कड़े धूप लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो व्हाइट कपड़ा क्या करता है, सभी लाइट को रिपेल करता है, तो वो सारे लाइट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे हमको गर्मी कम महसूस होगी। पर ठंडे के दिन में काला कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि काले कपड़े का मतलब होता है कि सारे लाइट को एब्जॉर्ब करना, वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे चलते हमको अंदर क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो यही सिस्टम यहां पर होता है। तो आप इसमें देखिए कि व्हेन द कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, when the continuous electromagnetic radiation is, आप उसमें रेडिएशन ब्रैकेट में लिख लेने जगह व्हाइट लाइट, is permitted to pass through a gas or solution of some salt and then
the transmitted light is analyzed, a spectrum will obtain in which dark line are visible in an otherwise continuous spectrum. This dark line suggests that the radiation of corresponding wavelengths have been absorbed by substance from white light. Such a spectrum containing a few dark lines due to absorption of light is called absorption spectrum. सीधी सी बात है, कहा कि अगर जो भी कोई लाइट है, मान लीजिए कि हमारे पास अगर सोर्स लाइट आ रहा है, अगर इसे स्लिट्स के माध्यम से पास कराते हैं और यहां पे क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन रखते हैं, और जब सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो पास कराने के बाद ये सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो ध्यान रखेंगे, जब ये लाइट जैसे ही यहां से एंट्री करती है, ट्रांसमिटेड होती है, और तब यहां पर किसके पास आता है, ये प्रिज्म के पास आता है। ठीक है, और प्रिज्म के पास से आने के बाद जब यहां से ये प्रिज्म से बाहर निकलता है तो निकलने के बाद ये प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट पर आने के बाद क्या करता है कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्या करता है, जो भी हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट होता है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो पार्टिकुलर कलर होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जिसको एब्जॉर्ब करता है वहां पर एक बैंड बन जाता है। ठीक है, जो डार्क बैंड बनता है, जो बैंड बनता है, जो डार्क लाइन बना, ये डार्क लाइन मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब किया है। मतलब कि ये जिस कलर को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वही कलर जो होता है बाद में चल के शो करता है। मतलब वो स्पेक्ट्रम फिल्म पर हमें दिखाई देता है कि इसका कलर है ये, और हमने तो जिस कलर को वो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने सीधा कहा, इसको सीधी भाषा में समझिए कि जब सनलाइट आता है, आने के बाद क्या करता है, हमारे इस येलो कलर के शर्ट में क्या होता है कि रिपेल कर रहा है, इसका मतलब कि येलो कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, बाकी कलर को क्या कर दे रहा है, रिपेल कर दे रहा है। तो जो कलर रिपेल कर देता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, इसे क्या किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसे हम लोग दिखते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है। ये डार्क लाइन, ब्लैक क्या कहते हैं, डार्क लाइन या लाइट लाइन या ब्राइट लाइन बनता है। तो वो जो फिजिक्स की कंसेप्ट है कि उसमें आप कितना स्लिट्स का निर्माण करते हैं, आप जब आप फिजिक्स पढ़ते हो वहां बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या याद रखेंगे कि जब किसी भी लाइट को जब सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो वो स्क्रीन पर एक पार्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर बैंड बन जाता है। वो बैंड कौन सा होता है कि जो लाइट जो होता है, जो पास कराते हैं, तो उसमें से जिस कलर को वो सॉल्यूशन को शो करता है, उस कलर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसके चलते उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का वो कलर दिखाई देता है। तो सॉल्यूशन द्वारा जो मतलब कि पार्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब करके हमें शो करना, ये कहलाता है क्या चीज, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब लाइट को पास कराते हैं किसी डिस्चार्ज ट्यूब से, तो जो एक बैंड बनता है, डिफरेंट वेवलेंथ का, डिफरेंट कलर का एक बैंड बनता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग सीख लिए, एक हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइट स्पेक्ट्रम। यहां पे जो सॉल्यूशन लेते हैं होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। ठीक है, अब जरा समझो, यहां पे जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल गया, अब इसके बाद हेड डालिए ओरिजिन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओरिजिन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखिए, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिसाइड द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल
डिसाइड ट्रांजिशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, transitional and nuclear energy can be considered to be a composed of पहला लिखिए इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिशनल एनर्जी पहला लिखिए, उसमें लिखिए डिफिनेशन। लिखिए दिस इज द एनर्जी that is associated with motion of electron in the molecules, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। is the energy that associated with motion of electron in the molecules, तो मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन के जो एसोसिएटेड होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजिशनल एनर्जी। दूसरा लिखिए वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी लिखिए दिस इज द एनर्जी विच एसोसिएटेड विथ द वाइब्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूटेंट, वाइब्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूटेंट एटम इन द मॉलिक्यूल्स। तीसरा लिखिए रोटेशनल एनर्जी, द एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ रिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एज अ होल, एज द होल मतलब कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें तीन एनर्जी, एक पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन की रोटेशन एनर्जी, पार्टिकल जब रोटेट करेगा तो वाइब्रेशन करेगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी, और पार्टिकल की क्या एक पार्टिकल की होल एनर्जी रोटेट करना तो ट्रांजिशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब कि जो टोटल एनर्जी होगा, ये एनर्जी टोटल जो होगा वो किसका होगा, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरा एनर्जी ऑफ, दूसरा क्या था वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, दूसरा क्या हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी, और तीसरा क्या हो गया रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रोटेशनल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसी भी एमिशन पर तीन एनर्जी डिपेंड करेगा, जो टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी पे, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ी चीज होता है कि यही जो एनर्जी हमारे पास जो टाइप्स होते हैं ये क्या करता है पार्टिकल्स की, याद करो जब हम लोग कहते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है जो ऑर्बिटल में रोटेट करता है तो उसके पास एक पार्टिकुलर एनर्जी होती है, याद है प्लैंक रूल, कहा था कि जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास जब ऑर्बिटल में रोटेट करता है तो उसके पास एक फिक्स एनर्जी होती है। आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ, रदरफोर्ड ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। या जब हम एमिशन करते हैं तो उसमें एक बड़ा बड़ा कंसेप्ट आया था कि ठीक है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो घूमते घूमते एक समय ऐसा आता है कि उसकी एनर्जी खत्म हुई थी तो फिर न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाता है कि नहीं भैया। अब इलेक्ट्रॉन घूम रही है, उसके पास एनर्जी है, जितनी बार रोटेट करोगे तो एनर्जी क्या होगा लॉस होगा। आपके पास अगर 100 रुपया है, डेली अगर 5 रुपया खर्चा करते हैं तो एक समय के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आज 100 रुपया है तो रोज 5 रुपया खर्चा करते हैं तो 2 दिन के 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद 500 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा गया, प्लैंक ने रूल ने क्या कहा कि इसके पास हर इलेक्ट्रॉन के पास जो ऑर्बिटल में रोटेट करते हैं तो उसके पास एक एनर्जी फिक्स होती है, वो मिनिमम एनर्जी होती है उसकी, मतलब उसके बाद वो क्या करता है उसके नीचे एनर्जी वो मतलब कि हर ऑर्बिटल के लिए एक पार्टिकुलर फिक्स एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन क्या करता हुआ हमेशा रोटेट करता रहता है। मतलब कह सकते हैं कि आप समझ लीजिए ऐसे कि कहीं आप शहर में गए हैं, अगर आपको वहां से आने में आपके पास अगर 1000 रुपया है और आपको आने में वहां से 900 रुपया खर्चा लग रहा है, तो मतलब आप उस 900 रुपया को फिक्स रखेंगे, ठीक है। उस 100 रुपया में भले आप कुछ कर ले पर आपको 900 रुपया आपको फिक्स रखना है, एक पार्टिकुलर एनर्जी आपके पास फिक्स रखनी है। उसकी अगर उसमें भले ही आपको कितनी खूबसूरत से खूबसूरत और कितने सस्ते सस्ते सामान क्यों ना मिले,
कोई व्यक्ति आए कहा कि भैया ये मोबाइल है और जो है तुमको हम सिर्फ 500 रुपए में दे रहे हैं, मान लो तुमको आईफोन 500 रुपए में देगा, तो आप वहां नहीं लेंगे, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा कि हमको यहां से अपनी जगह भी जाना है। तो आपको वहां पे 900 रुपया इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 2-4-5 किलोमीटर दूर तो है नहीं। आपको अगर मान ली 2-4-5 हजार किलोमीटर दूर पे है, अथवा आपको घर आना हो और 900 रुपया आपको टिकट चाहिए चाहिए, तो आप वहां पर आईफोन की लालच नहीं करेंगे कि नहीं यार 500 रुपया है जो को हम दे देते हैं और 500 रुपया में टिकट, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो वहां पे अब ये मत करना कि सर कोई जरूरी है हम विदाउट टिकट आ जाएंगे, तो ये कंसेप्ट नहीं, आप हमको एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी यहां पर होता है कि ये एनर्जी जो फिक्स एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी हमारे पास पार्टिकल, तो कहते हैं कि जब भी हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो हमेशा क्या करता है, एक एनर्जी से दूसरे, मतलब कि कहा जाता है ना कि एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी पढ़ाया जाता है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब कि जो भी हमारे पास जो होता है वो एक दूसरे फॉर्म में हमेशा क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल से उसको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ट्रांसफर करते हैं एनर्जी, तो क्या करता है वो हमेशा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में हमेशा एनर्जी कांस्टेंट चेंज होता रहता है। अब समझो, तो यहां से जो हमारे पास एक नीचे लाइन लिखी है कि इफ अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, if a molecule is placed in electromagnetic radiation, the transfer of energy from electromagnetic radiation to molecules is take place तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कहा मॉलिक्यूल्स पे देते हैं, तो क्या होता है, याद है फॉर्मूला, डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू, डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू, लिख लो डेल ई। यहां पे डेल ई क्या है, डिफरेंस एनर्जी बिटवीन टू क्वांटाइज स्टेट, डिफरेंस एनर्जी बिटवीन टू क्वांटाइज स्टेट, एच प्लैंक कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो मान लीजिए कि दो क्वांटाइज हमारे पास दिया गया है, अगर मान लीजिए कि जब हमारे पास अगर कोई लाइट है, अगर एक मॉलिक्यूल्स है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द एनर्जी व्हेन इज एग्जिस्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो आप नीचे लिख लो यहां पर, द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इज एग्जिस्ट या एक्साइटेड, ऐसे लिखो एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो क्या होगा, मान लीजिए कि अगर यहां पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, तो यहां पर मान लीजिए कि एनर्जी जो है वह E1 है, और जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ जाएगा। तो हायर स्टेट से कहां गया, सॉरी लोअर स्टेट से कहां गया, हायर स्टेट में। तो कहते हैं ना कि जब किसी मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी देते हो तो वह एक स्टेट से कूद कर दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो यही बात हुआ कि जब एनर्जी हमारे पास E1 था ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट स्टेट में, जैसे इसको एनर्जी दिए तो कहां पहुंच गया, E2 स्टेट देते एनर्जी देते ही अपने स्टेट को चेंज कर दिया। तो मतलब कि डेल्टा E इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1। तो ग्राउंड स्टेट से कहां चला आया, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है, चेंज इन एनर्जी। तो कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें 3 तरह की चेंजें आती है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी बढ़ाई दी जाती है, तो उसमें 3 तरह की चेंजिंग आती है। वो कौन कौन सी चेंजिंग होती है, पहले लिख लो उसको, लिखो नीचे लिखो, व्हेन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन द मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, there are 3 type of changes may occurs in the molecules, पहला लिखो, there might some changes in rotational level, दूसरा लिखिए, a change might also take place in vibrational level, upon which
रोटेशनल चेंज कैन बी सुपर इम्पोज्ड, और तीसरा लिखो द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज, द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चेंज एट द सेम मोमेंट together with change in both vibrational and rotational energy, both rotational and vibrational energy। अगर हम फास्ट बोल रहे होंगे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि समय काफी कम रहता है और कम समय में ही कई सारी चीजों को लिखवाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो भी इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, अब समझो, कहा कि जो भी एनर्जी हमारे पास स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें कई तरह के चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट चेंज करेगा तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज हो जाए, या उसकी रोटेशनल एनर्जी चेंज हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल रोटेशन है वो चेंज हो जाए। तो इसमें कई तरह की चेंजें, यानी तीनों तरह की चेंजें होने की संभावना इसमें रहती है। कहा कि जब भी हमारे पास स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलता है, ठीक है, अब ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं कई तरह के मिलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रम, हम लोग तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिला। अब इन तीनों का यूज कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका जनरली हम लोग यूज कैसे करते हैं, और ये यूज होता है आगे चलकर किस तरह से इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, इसका क्या यूज होता है, इस यूज को हम लोग मिलेंगे जब अगले क्लास में। तो वहां हम लोग पहला ही पढ़ना शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हेडिंग क्या होगा हम लोग का, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और वहां हम लोग सीखेंगे कि कितने कौन कौन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, किस किस डिस्टेंस पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर आप जब उसको एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।